फ्लैश फ्लड्स। पिछले दिनों आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में ही तेज बारिशें होने की वजह से अलग अलग जगहों पर फ्लैश फ्लड्स आए। उदयवाला में आपने फ्लैश फ्लड्स की तस्वीरें देखी होंगी, जहां पर एक बॉयज हाई स्कूल जो है बिल्कुल पानी में डूब गया था और किस तरीके से टीचर्स को उस पानी के बीच में से रेस्क्यू करना पड़ा था। वहीं सुरनकोट की बात की जाए तो वहां पर कई सारे इलाके जो हैं वो बिल्कुल बह गए इन फ्लैश फ्लड्स की वजह से। गाड़ियां जो हैं वो पानी के ऊपर तैरती नजर आई। आखिर ये फ्लैश फ्लड्स आ क्यों रहे हैं और किस तरीके से इन्हें अवॉइड किया जाए या किस तरीके से इन फ्लैश फ्लड से बचा जाए, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर विवेक आर्या, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है पढ़ते रहते हैं, उसको लेकर रिसर्च करते रहते हैं और उसके अलावा जो है जिस तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं उनके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, क्या माना जाए कि इसकी मेन वजह क्या है? मैं सबसे पहले आपके चैनल का, आपके पोर्टल का शुक्रिया करता हूं कि आप हमेशा ऐसे जो जितनी भी ये मौजू हैं इनके ऊपर आपका चैनल जो एक्टिवली वो लोगों को अवेयर करता है। मुझे याद है कि पिछली बार हीट वेव्स आई थी तो आपने तब भी इंटरव्यू किया था। देखिए, ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है और पिछली बार भी हमने आपको बड़ी तफसील से इसमें जानकारी दी थी कि ओवर द ईयर जो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं, चाहे उसमें आप रेनफॉल की बात कर लें, हीट वेव की बात कर लें, हो सकता है आने वाला जो टाइम हो उसमें सर्दियां जो होंगी वो ज़्यादा सख्त होंगी। तो ये सारे जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ओवर द ईयर कंसिस्टेंटली बढ़ते हैं, जब ट्रेंड आपका इंक्रीजिंग होता है तो आप ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज है। पहले दो किस्म की थॉट्स आती थी जो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी थी कि उसमें क्लाइमेट चेंज है कि नहीं है, लेकिन अब ये प्रूफ हो चुका है कि क्लाइमेट चेंज है। और दुनिया की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशन है, या आप कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पे जो हमारी जो एजेंसीज़ हैं जिसमें आईपीसीसी वगैरह है इंटरनेशनल लेवल पे, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है। और ओवर द ईयर्स आप देखेंगे कि आने वाले टाइम पे खास करके जो हमारी जो हिमालयन स्टेट्स हैं और जो हमारी कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे इसका इम्पैक्ट होगा। आपने सवाल पूछा कि ये फ्लैश फ्लड्स ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो हमारे यहाँ पे एनक्रोचमेंट है, खास करके जो हमारे नेचुरल निकास जिसको बोलते थे डोगरी में, जिसको खड्ड कहते हैं, या पुंछ में जैसे, या पहाड़ी इलाके में जिसको हम दरिया कहते हैं, नाला कहते हैं, वहाँ पे एनक्रोचमेंट हुई है ओवर द ईयर्स। लोगों को इसमें अवेयरनेस नहीं थी कि पानी जो है अपना रास्ता खुद बना लेता है और हमें पानी के रास्ते में नहीं आना चाहिए। और ये जो क्लाउड ब्रस्ट होते हैं, फिर जब उसका जैसे वो उदयवाला की आपने एग्जांपल दी, तो उस पिछले से जो पिछले हफ्ते में हुआ था तो तब तो 100 mm हुआ था, अभी तो लगभग 191 mm के करीब बारिश हुई है जम्मू में। सांबा की बात करें तो 198 और रियासी में 222। तो ये 25-26 साल के बाद इतना बड़ा इवेंट हुआ है। और अगर हम इसी तरीके से एनक्रोचमेंट करते रहेंगे और पानी के रास्ते में आते रहेंगे, डिफॉरेस्टेशन, आपका जो ऊपर का एरिया है वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जब फॉरेस्ट नहीं रहेगा, कवर नहीं रहेगा, तो बारिश सीधी आपकी ज़मीन पे गिरेगी। कोई भी घर जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करता है। हालांकि मेरा ये घर पुराना है तो मैंने इसमें टू बी वेरी ट्रूथफुल हमने भी नहीं किया, लेकिन प्लान है। तो मेरे एक टीचर हैं डॉक्टर कुक्कल, उन्होंने नानक नगर में 2-2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा करके उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की थी। तो पानी सीधा निकल जाता है, फिर वो फ्लैश फ्लड का शेप लेता है और शहरों में और गाँव में हर जगह नुकसान करता है। इंटेंसिटी की अगर बात की जाए इन बारिशों की, तो एग्रोमेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ही जो स्क्वास जम्मू का है उसने ये बताया था कि रिसेंट ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है इन पिछले कुछ सालों में वो ये है कि बारिशों की जो है फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। यानी कि अगर पिछले ऐसे मानसून में देखा जाए तो अगर मानसून में 20 दिन 22 दिन बारिशें होती थी तो अब 10 ही दिन में हो रही है, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से क्रॉप्स को भी नुकसान हो रहा है, फार्मर्स को भी नुकसान हो रहा है। और जब इंटेंसिटी तेज होगी तो एकदम से जब पानी आ जाता है तो तबाह बर्बादी के दृश्य जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। तो समझना चाहूंगी कि ये जो इंटेंसिटी का ज्यादा होना है, फ्रीक्वेंसी का कम होना है, ये सारे क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हैं और इससे अब बचने के लिए किया क्या जा सकता है? क्योंकि ये सब तो कहा यही जाता है कि नेचुरल कलामिटी है, नेचुरल आपदा आ रही है, अब इससे कैसे बचा जाए? देखिए, आपने खुद ही अपने मतलब क्वेश्चन में बड़ा तफसील में उसमें आंसर छिपा हुआ है कि ये जो क्लाइमेट चेंज में क्या होगा कि अनसर्टेनिटी रहेगी। आपके जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो बढ़ेंगे, मैंने जैसे शुरू में कहा, और आपका जो नॉर्मल कोर्स ऑफ जो आपका सीजन्स है, नॉर्मल कोर्स ऑफ जो आपका वेदर इवेंट्स है उसमें तब्दीली आएगी। अभी मैंने अभी जस्ट पढ़ ही रहा था, सुबह की बात है, कि आपका जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो आपका वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड ड्रॉट पड़ा हुआ है। और यूके में कहते हैं हीट वेव आई हुई है, पेरिस में आपके हीट वेव आई हुई है, ऑस्ट्रेलिया में आपकी वाइल्ड फायर्स लगी हुई हैं। तो आपको बिल्कुल, और ये मतलब ये सारी चीज़ें, और वर्ल्ड ग्लोबल लीडर्स जो है ना अभी कंसर्न इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि अब उनको भी इसकी आंच लग रही है।
और मैं आपको बताऊं कि आने वाला टाइम जो होगा, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि आने वाला टाइम और टफ होगा, वो आपको और ज़्यादा मतलब क्लाइमेट चेंज की मार पड़ने वाली है, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंटल जो गोल्स हैं उसको अचीव हम होलिस्टिकली जब तक साइंटिफिक तरीके से नहीं करेंगे, और ये इंडिविजुअल लेवल पे हमें इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। मैंने कहा कि एक औरत फिलाडेल्फिया में रह रही है और वो डाइवर्सी है, या उसका 2 बच्चे हैं, या कोई बेंगलोर का आदमी है, या कोई सुरनकोट का आदमी है, उसको क्लाइमेट चेंज से क्या लेना देना है? जब तक हम साइंटिस्ट इस तरीके से अपने आप को, अपना जो हमारा जो हमारी मैसेज है उसको हम लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट ना करवाएं, चाहे वो पंचायत से करवाएं, चाहे वो म्यूनसिपलिटी से करवाएं, जब तक उसको इजी ना बताएं। पुंछ के आदमी को क्या लेना देना है क्लाइमेट चेंज से? जो आदमी दिन में अपनी रोजी रोटी के लिए सुबह निकलता है, शाम को आता है। कहीं ना कहीं कमी हमारे पार्ट पे है कि हमें इस तरीके से उनको अवेयर करना है कि भैया तुम्हारा छोटा सा एक्शन, तुम्हारा एक छोटा सा पेड़ लगाया हुआ, तुम्हारा सॉइल इरोजन मेजर्स जो हैं, जो आपका ये जो आप एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, जो आप खड्ड पे कर रहे हैं या दरिया में कर रहे हैं, या माइनिंग का जो एक बहुत बड़ा इशू है, इन चीज़ों के ऊपर हम अगर छोटे तरीके से भी अवेयर करें तो मुझे लगता है कि आम आदमी जो है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। नहीं तो नॉर्मली बड़ा मुश्किल है। मैं प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे जाके, कहीं पे भी अभी जा भी रहा हूँ दिल्ली देने के लिए, और इंटरनेशनल भी जाते हैं हम देने के लिए, वहाँ से दे के भी आते हैं, अवार्ड्स भी लेके आते हैं। लेकिन जब तक ये मेरा मैसेज नॉर्मल आदमी के पास ना पहुँचे, सिटी के आदमी के पास ना पहुँचे कि वो किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करे, वो कैसे अपने लॉन्स को मेंटेन करे, और हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। इसी पे जानना चाहूंगी कि मान लीजिए अब किसी ने जानीपुर में अपना घर बनाया है, वाटर लॉगिंग होती है, घर में पानी आ जाता है, घर का पूरा नुकसान हो जाता है, वो आदमी ये पूछने पर मजबूर होता है मुझे बताएं फ्लैश फ्लड्स आते हैं या ये पानी आता है, मुझे क्या करने की जरूरत है, या ये सिटी में प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब सुधारना तो सरकार का काम है, मैं इंडिविजुअल लेवल पर क्या कर सकता हूँ? तो इंडिविजुअल लेवल पर समझना चाहूंगी कि कोई किसी ने चाहे छन्नी में घर बनाया या कोई सुरनकोट का रहने वाला है, इंडिविजुअल लेवल पर उन्हें क्या करने की जरूरत है जिससे वो अपने आप को इन फ्लैश फ्लड से बचा सके? देखिए ना, सैनिक कॉलोनी का हम अगर एग्जाम्पल लें तो हमारे यहाँ पे जो हमारी जो खड्ड है ना वो बिल्कुल सीधी आती है, उस पर एनक्रोचमेंट हुई नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि डिफेंस का एरिया है और लोग बड़े अवेयर हैं तो एनक्रोचमेंट होने भी नहीं दी। 1-2 अटैम्प्ट्स हुए, लोगों ने होने नहीं दी। तो आपने देखा होगा नॉर्मली सैनिक कॉलोनी जो है वो सेफेस्ट एरिया आता है। लेकिन जहाँ पे आपने लैंड चुन लिया, आपने घर बना लिया, और जो प्रोन है, जो खड्ड में बना हुआ घर, वहाँ तो फ्लैश फ्लड आएगा ही आएगा। आप हर साल की तैयारी कर लें कि हर साल फ्लड आएगा, हर साल आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, हर साल आप सरकार से गुहार लगाएंगे और हर साल आप सरकार को कोसेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, सारा कुछ सरकार के उसके पाले में बॉल डालने से भी मसला हल नहीं होगा, क्योंकि बड़ा रीज़न ये है कि आपकी जो कॉलोनीज जितनी भी बनती हैं उसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता, वहाँ पे कोई भी आपकी लैंड डिमार्केशन नहीं होती है। और मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी आपसे जिक्र किया था कि ये हमारा जीएमसी का, हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है, हम लोगों को अवेयर करें कि प्लॉट्स लेने से पहले, घर बनाने से पहले कम से कम उस एरिया की तफ्तीश तो करनी पड़ेगी। आपका कैचमेंट एरिया अगर ऊपर प्लगिंग होगी है उस कैचमेंट एरिया की, जहाँ से पानी आ रहा है, जहाँ से वो फीड हो रहा है नाला, और ऊपर उसने अगर वहाँ पे एनक्रोचमेंट कर ली है तो नाला नीचे आके बिखरेगा ही बिखरेगा। इसलिए इसका एक बड़ा, मेरे को जहाँ तक लगता है कि एक डीप लार्जर लेवल पे एक स्टडी भी होनी चाहिए, जम्मू खास करके जम्मू सिटी के लिए, क्योंकि जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होनी चाहिए। और जितनी भी एनक्रोच एरिया हैं उनको कम से कम हटाना चाहिए। अगर एनक्रोचमेंट नहीं हटेगी तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो कि क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं ये बढ़ेंगे और लोगों की मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ेंगी। मैं आज भी आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से इसको एड्रेस करेंगे, आपने नाले को कवर कर दिया, जैसे त्रिकुटा नगर में कर दिया, आपने छत डाल दी नाले के ऊपर, तो नाला छत के ऊपर से निकलेगा फिर, क्योंकि पानी ने आना है, पानी अपना रास्ता ढूंढेगा। दूसरा मैं आपको बताऊं कि व्हाइट हाउस में पिछले दिनों बिजली गिरी है। देखो साइंटिस्ट कहाँ तक सोच रहा है, वो कह रहे हैं कि ये जो लाइटनिंग के इवेंट्स हैं इसको भी हम क्लाइमेट चेंज से जोड़ सकते हैं। और वहाँ पे 2-3 लोगों की शायद वहाँ पे डेथ भी हुई है, वो व्हाइट हाउस में वो कैप्चर भी हुआ है कैमराज में। तो मेरा कहने का मतलब है, हम हिमालयन स्टेट है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। रोड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, डोडा में हॉस्पिटल चाहिए, पुंछ में डबल लाइनिंग चाहिए। उसके साथ साथ हमें इंडिविजुअल लेवल पे अपने कुछ एक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कार्बन फुटप्रिंट, जैसे पल्ली गाँव ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया कि किस तरीके से हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करें, रिन्यूएबल एनर्जीज़ का यूज़ करें, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के कंसेप्ट की तरफ जाएं। और जेएमसी जो है उसका एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि एनक्रोचमेंट जितनी भी है नाला के ऊपर उनको हटाएं, क्योंकि फ्लैश फ्लड्स आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, ग्लोबल लेवल पे भी बढ़ेंगे और लोकल लेवल पे भी बढ़ेंगे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की और प्लान्ड तरीके से अगर अर्बनाइजेशन की बात की जाए तो क्या समझते हैं कि जब नेशनल हाईवे बनता है, जियोलॉजिस्ट को कंसल्ट जरूर किया जाता है, लेकिन उसके बाद उनकी रिपोर्ट जो है उसकी कितनी मान्यता होती है, जब डीपीआर बनता है वो सबके सामने कि जिस समय जब भी बारिशें होती हैं तो नेशनल हाईवे का क्या हाल हो जाता है वो भी सभी के सामने है। उसमें ऐसे ऐसे एरियाज जहां पर बार बार मड स्लाइड्स आती हैं, बार बार लैंडस्लाइड्स होती हैं, क्या समझते हैं कि
प्लान तरीके से चलने के लिए सरकार कोशिशें तो करती है कि आप जियोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करते हैं, आप बाकी लोगों को भी कंसल्ट करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो वो सारी रिपोर्ट जो है वो किसी खाते में नहीं होती कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट बन सकता है, पड़ सकता है। पिछले 5-6 साल की अगर मैं बात करें, 6-7 साल की बात करें, तो मेरा ये मानना है कि कम से कम ये जो गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सीरियसनेस शो की गई है, और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो इन्वायरमेंटलिस्ट को जाता है, वो NGOs को जाता है, आपके जैसे लोगों को जाता है, मीडियाज़ के, जिन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया है। अभी जो NHAI के साथ एक क्लास जुड़ी हुई है कि अगर सपोज करो वो पुंछ जम्मू हाईवे बना रहे हैं या डोडा जम्मू हाईवे बना रहे हैं, तो अगर वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होगी तो उतना पैच एफॉरेस्टेशन का उनको करना पड़ेगा, चाहे उस इलाके में ना करें, कहीं दूर जाके करें, तो उनको करना पड़ रहा है। और एक RTI के माध्यम से ये पता लगा है कि जो आपका यूनियन गवर्नमेंट और RNP का जो डिपार्टमेंट है आपका रोड ट्रांसपोर्ट का, उसमें उन्होंने काफ़ी क्या बोलते हैं, उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर उनकी रिपोर्टिंग आई है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट वगैरह को कंजर्व करने की कोशिश की है। लेकिन जहाँ तक रही बात की जो हमारा ये जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, इसको हम कितना कंजर्व कर सकते हैं, नेचुरली प्लानिंग के ऊपर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एक बार अगर हिल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। और जैसे एक मेरे इसको कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी वहाँ पे उत्तराखंड में चल रही थी, चिपकू मूवमेंट, आपको याद हुआ होगा। तो हमारा अपना एक रोल है ना, एक जम्मू के आदमी का, पुंछ के आदमी का, डोडा के आदमी का, कश्मीर के आदमी का, कि वो कितना अवेयर है। अगर सपोज करो कहीं कोई खामी रह रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो उसको आप हाईलाइट कीजिए, आप अखबार में लाइए उसको, आप उसको मीडिया में लाइए, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अगर एक्शन होता है तो उसको आप जस्टिफाई करें कि ये भाई ये चीज़ गलत हो रही है, इसको आप इस तरीके से सही कर सकते हैं। नॉर्मल देखा जाए, नॉर्मल कोर्स में तो यही है कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन जियोलॉजिस्ट की या किसी साइंटिस्ट की होती है, उसको मानना उनके लिए 100% ज़रूरी है। और NOC ही नहीं मिलता आजकल तो फॉरेस्ट की तरफ से या किसी की तरफ से। और मैं आपको बताऊं कि मैं देख रहा था कि डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी हैं, उनको पद्म भूषण मिला है यहाँ पे इसी गवर्नमेंट में, और पद्मश्री भी। उन्होंने GEP का कंसेप्ट दिया है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। तो GDP की तरफ ना जाते हुए आप GEP की बात करेंगे। इंडिया आपका 65% रेनफेड है, आप हिमालय से फीड करते हैं, आपके ग्लेशियर श्रिंक हो रहे हैं। इस तरीके की होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, जिसका प्रधानमंत्री आह्वान देते रहते हैं कि आपको किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को आपने करना है। पलवी जी का भी उतना ही रोल है, जुनेद साहब का भी उतना रोल है, आर्या का भी उतना ही रोल है। हम सब का इंडिविजुअली अगर हम एक्शन नहीं करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे गवर्नमेंट सब कुछ करेगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी में फिर फ्लड आ गया था 2-3 दिन पहले, तो ईश्वर की कृपा रही कि वो फ्लड जो है रिट्रीव हो गया। और अनफॉर्चुनेटली जिसमें वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्कॉलर की डेथ भी हुई है, वो फ्लड जो है वही कैचमेंट एरिया है वो, क्योंकि वो बड़ी ब्रह्मना की खड्ड वहाँ से होके आके निकलती है। तो मेरा कहने का मतलब है ये इवेंट्स बढ़ेंगे पलवी जी, और लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। आपको डिफॉरेस्टेशन जो आपने की है उसको आप एफॉरेस्टेशन में कवर करें, और आप आदत डालें अपने बच्चों को कि वो बर्थडे पे या किसी बड़े इवेंट पे जो है वो पेड़ लगाएं, और पेड़ को लगा के छोड़ ना दें। कंजर्व पार्क में बच्चे को लेके जाएं, वहाँ पे उस एक स्लॉट बनाएं कि ये आपका स्लॉट है, यहाँ पे आपने पेड़ लगाया, क्योंकि वो जो पेड़ है वो जो आपकी कार्बन को स्क्विस्टर करेगा, और वो कार्बन जो है आपकी एमिशन जो है बढ़ी हुई है 400 ppm है। मैं साइंटिफिक डाटा आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जनरल ऑडियंस को तो अवेयर करना है। तो इसमें तो आपकी मीथेन एमिशन भी बढ़ी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी बढ़ा है, आपकी कार्बन की कंसंट्रेशन 400 ppm है। अब 400 ppm आप लेके चलेंगे तो आने वाले 50 साल में फिर वही वाली बात आ जाएगी कि 60 डिग्री टेम्परेचर में भी मेरा AC काम करेगा, तो 60 डिग्री में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ जीजिए, जो आपके रिलीजियस स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, आपके जो रामायण में लिखा है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आप यूज़ कीजिए। तो ये प्लेनेट जो है 7 बिलियंस को भी फीड कर सकता है। लेकिन अगर आपकी जो लालच अगर ज़्यादा है इंसान की, तो फिर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। आखिर में विवेक जी आपसे समझना चाहूंगी कि खड्डों को लेकर जो है लोगों ने जब ये कहना शुरू कर दिया कि ये खड्ड तो सालों से यहाँ पर है, यहाँ पानी नहीं आता है, यहाँ पर हमने प्लॉट ले लिया, यहाँ पर हमने घर बना लिया, यहाँ पे हमने स्कूल बना लिया, तो उसके बाद सरकार ने एक फैसला लिया कि खड्ड्स को भी रेगुलराइज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। अब आपको लगता है कि अब जब से फ्लैश फ्लड्स आना शुरू हुए हैं, उस चीज को भी रीथिंक करने की जरूरत है कि अगर आप खड्डों को भी रेगुलराइज करते हैं, उस पर जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं या जो कॉलोनीज खड़ी हो गई हैं खड्डों के ऊपर, उन्हें अगर आप रेगुलराइज करने के बारे में सोचते हैं तो फिर इस तरीके की त्रासदी तो जो है वो होती रहेगी। देखिए ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये इवेंट्स हैं, इनका किसी सरकार के साथ या किसी इंडिविजुअल के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, फ्लैश फ्लड्स आएंगी, और आपकी जो खास करके जो जिसको बोलते हैं ना कि जो आपकी एस्टेब्लिश कॉलोनीज़ हैं,
वो तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट की कॉलोनीज होती हैं वो तो ऐसी जगहों पे नहीं बनती। ये सारी जितनी भी इलीगल कॉलोनीज हैं, अब लोगों का उसमें ज़्यादा फॉल्ट नहीं होता है। पूंछ का आदमी है, कोई लेक्चरर रिटायर है, उसने आगे जगह ली और इलीगल कॉलोनी में जगह लेके मकान बना लिया। अब मसला ये है कि उसको कहाँ से कैसे बचाया जाए। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर खड्स को आप रेगुलराइज करेंगे तो आने वाले टाइम पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे आपका जो फ्लैश फ्लड्स हो, वो बढ़ेंगे। कैसे आप प्लगिंग करें, कैसे आप एम्बैंकमेंट करें, कैसे आप बंड्स बनाएं, ताकि अगर पानी ऊपर से, अगर आप उस कॉलोनीज़ को आप डिस्टर्ब नहीं भी करना चाहते हैं तो किसी तरीके से आप उनको चीज़ों को मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको कैसे आप किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है। अब मैंने खुद देखा है यहाँ पे 2-4 सड़कें ऐसी हैं, चाहे वो छन्नी ले लीजिए या बठिंडी में ले लीजिए, जहाँ हर साल बारिश आती है, हर साल वो सड़क जाती है, हर साल वो सड़क नहीं बनाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट करें? अगर हम स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहे हैं, हमारा जो लक्ष्य है जो कि हम किस तरीके से डेवलप सिटी बनाएंगे, तो आपने देखा एक बारिश में ही सारा कुछ चरमरा गया। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने से मुझे लगता है कि थोड़ा रुक के पास लेके हमें सोचना चाहिए कि हम पानी के कितना नज़दीक जाके सर्वाइव कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कल मेरे को लड़का यूनिवर्सिटी में, मेरा जो काम करने वाला लड़का बता रहा था कि 2 घर नीचे, वहाँ पे चट्ठा जहाँ पे नीचे तवी है, 2 घर बह गए, एक घर तो पूरा बह गया। तो जितना पानी के हम नज़दीक जाएंगे, पानी अपनी जगह खुद लेता है, पानी अपना रास्ता भी लेता है। अगर आप पानी के रास्ते में नहीं आएंगे, पानी आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर आप पानी के रास्ते में आएंगे, पानी आपका नुकसान भी करेगा, जानी और माली दोनों नुकसान करेगा। और आपका इमोशनल जो फिर आपको पता है ब्रेकडाउन होता है, जब वीडियोज़ आते हैं, आपके वीडियोज़ आते हैं कि आप लोगों के घर में पानी जाता है, लोग परेशान होते हैं, फिर हमारी मेमोरी बड़ी वीक है, 2-3 दिन में हम भूल जाते हैं, 2-3 दिन में ही भूल जाते हैं। कल देखिए एक स्कॉलर की डेथ हो गई यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। हालांकि वो तो चलो एक एरर था उसका कि वो खुद पानी में रोका भी गया उसको कि मत जाइए, लेकिन उसने एक जजमेंटल एरर किया और वो चला गया। लेकिन दीज आर ऑल इंडिकेशंस दैट वी शुड थिंक ऑन साइंटिफिक बेसिस कि क्या करना चाहिए कॉलोनीज़ को लेके, खड्स को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि इनका ये कहना है कि जब अर्बन प्लानिंग की जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर एक वेदर इवेंट के बारे में सोचें और इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को भी अब अपने प्लान का हिस्सा बनाएं। एनवायरमेंटलिस्ट को और साइंटिस्ट से कंसल्ट करके आप अपने प्लान्स बनाएं, ताकि आपको मालूम हो कि जिस समय फ्लैश फ्लड्स आएंगे, जिस समय हीट वेव आएगी, जिस समय अलग अलग तरीके से जो रीजन्स है जहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होता है, वहाँ पर जब एक्सट्रीम स्नोफॉल होगा तो किस तरीके से मैनेज किया जा सकेगा। क्या वो सड़कें टिक पाएंगी, क्या वो कॉलोनीज टिक पाएंगी, उन गलियों का, उन नालियों का क्या हाल होगा, पानी अगर आएगा तो उसके निकलने का रास्ता कहां पर है, हाईवे अगर आप बना रहे हैं तो क्या हाईवे वो फंक्शनल रह पाएगा या लैंडस्लाइड्स के कारण, मड स्लाइड्स के कारण, शूटिंग स्टोन्स के कारण आपका वो हाईवे जो है डिसफंक्शनल हो जाएगा। इन सभी चीजों को लेकर एक होलिस्टिक व्यू लेने की जरूरत है और वहीं एक आम आदमी को यह समझने की जरूरत है कि हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि हम अगर अपना घर जो है वो खड्ड में भी बनाते हैं, इस खड्ड में तो पानी आता नहीं है, सरकार को रेगुलराइज कर देनी चाहिए। आप अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए वहां पर अपना घर तो बना लेंगे, लेकिन आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद या हर मॉनसून में जब बारिशें आएंगी तो आपको अपने डिसीजन के ऊपर फिर बाद में पछताना पड़ेगा कि मैंने आखिर यहां पर अपना घर बनाया क्यों था।